हेलो यू ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे फार्मूला का कलेक्शन करेंगे। और स्टूडेंट्स, कहीं ना कहीं फार्मूला हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे लगता है कि जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव से बार बहुत सारे पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चंस रहेंगे ऑब्जेक्टिव, या तो आपको फिल्म द ब्लैंक से रिलेटेड, तो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक फार्मूला का योगदान अवश्य रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद फिर सेक्शन फार्मूला, फिर मिड पॉइंट फार्मूला, फिर एरिया फार्मूला, फिर कंडीशन फॉर द कॉलिनियरिटी। ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और हम लोग एप्लीकेशन भी उसके देखेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला से। चलिए हम लोग प्लेन में यहाँ देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है राइट एंगल पर। जैसे कि क्लास 9th में आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं। पॉइंट्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है, पॉइंट ए को एक्स कोमा x1 y1 से, और पॉइंट बी को x2 y2 से। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कितना डिस्टेंस होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं। इसका वेरिफिकेशन भी है। एग्ज़ाम्स में वेरिफिकेशंस तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जो इंटरेस्टेड हो वेरिफिकेशंस भी देख सकते हैं। लेकिन मैं केवल यहाँ पे फार्मूला डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला होता है इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये रूट के अंदर ही रहेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि x1 माइनस x2 कर सकते हैं और फिर उसमें से y1 माइनस y2 करके होल स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि डिस्टेंस फार्मूला, अर्थात कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स दिए हों ए और बी के, तो उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग को निकालने के लिए ये फार्मूला का हम लोग यूज़ करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। इसको रट लें स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सेक्शन फार्मूला में हम लोग फिर से वही दो पॉइंट्स दिया हुआ रहेगा ए और बी, लेकिन हाँ इस बार दोनों पॉइंट ए और बी को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है उस पर एक पॉइंट है हमारा पी, और इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। लेकिन एक कंडीशन और दिया रहेगा कि ये ए पी और पी बी का जो रेशियो है वो m/n है, या आप लोग इसको m1 m2 भी लिख सकते हैं। मैं m और n लिखता हूँ स्टूडेंट्स, यानी कि ए पी और पी बी का रेशियो दिया हुआ है। ये m/n है, तो हमारा p का कोऑर्डिनेट्स आसानी से निकल जाता है। क्या है इसी सेक्शन फॉर्मूला देखें स्टूडेंट्स। मान के चलिए कि p का कोऑर्डिनेट x, y है, तो ये जो वैल्यू ऑफ x है वो हम लोग सेक्शन फार्मूला से निकालेंगे, और फिर y भी p के कोऑर्डिनेट्स को ही हम लोग निकालेंगे। लेकिन इसमें x1 x2 का भी यूज़ रहेगा और m और n का भी यूज़ होगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे। पहले कोऑर्डिनेट ऑफ p का x कोऑर्डिनेट की बात मैं करूं तो इसको स्टूडेंट देख लेंगे आप लोग, mx2 प्लस nx1 बाई m+n। इसको आप लोग को ध्यान देना होगा, रटना होगा। और y इक्वल्स टू my2 प्लस ny1 बाई m+n। चलिए ये तो रटने की बात हो गई। अब चलिए समझाने की जब मैं बात करूं तो देखिए स्टूडेंट्स, इधर वाला जो रेशियो का पार्ट है m, इसको उधर वाले x से गुना करना है, और इधर वाला जो रेशियो का पार्ट है n, उसको इधर वाले x के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है। एक बार फिर से मैं बता दूं, देखिएगा ये फॉर्मूला को कैसे आप लोग समझेंगे और कैसे रटने का क्या मेथड होना चाहिए वो देखेंगे। m x2 से मल्टीप्लाई हुआ और n x1 से मल्टीप्लाई हुआ। देख सकते हैं यहाँ पे mx2 प्लस nx1, और तब नीचे में दोनों रेशियो का सम। ठीक उसी तरह से y कोऑर्डिनेट के लिए भी वही काम करेंगे, my2 प्लस ny1 mx2 my2 प्लस n
y1, इधर वाले को उधर से और उधर वाले को इधर से, बस यही मल्टीप्लाई करने का आप लोग को दिमाग में रखना है। और बस नीचे में हर हालत में m+n आएगा। चलिए अब हम लोग मिड पॉइंट फार्मूला देख लें। अब हम मिड पॉइंट फार्मूला की बात करेंगे स्टूडेंट्स। मिड पॉइंट फार्मूला में फिर से पॉइंट ए और बी दिया रहेगा जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, और एक पॉइंट पी इन दोनों के बीचों बीच, ठीक बीचों बीच जो बाइसेक्टर कह सकते हैं, यहाँ पे ए पी का लेंथ और पी बी का लेंथ इक्वल होगा स्टूडेंट्स। तो इस केस में आप लोग ए पी और पी बी का रेशियो देखें तो 1:1 आ जाएगा, चूँकि इक्वल है। यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, यानी कि जब रेशियो निकालने की बात होगी तो 5/5 यानी कि वो 1:1 आ जाता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, जब ये रेशियो 1:1 है तो आप सेक्शन फार्मूला में भी यूज़ करके m और n की जगह पे 1:1 का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं स्पेशली बता देता हूँ फाइनली ये क्या आने जा रहा है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सॉरी, ये मिड पॉइंट फार्मूला है स्टूडेंट्स। मिड पॉइंट फार्मूला एक बार देख लेंगे फिर से। इसके लिए आपको लिखना है x2 + x1/2, y2 + y1/2, और ये x y दोनों मिल करके p का कोऑर्डिनेट आता है। हम लोग को p के कोऑर्डिनेट्स के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जितने भी फार्मूला का यूज़ है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका p का वैल्यू दिया हुआ रहे कहीं पे, जब जहाँ सेक्शन फार्मूला है वहाँ पे m और n का रेशियो पूछ दिया। ऐसा भी हो सकता है कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट, बी का कोऑर्डिनेट और पी भी दिया हुआ है तो आपको रेशियो बताना है। और ऐसा भी हो सकता है कि ए और पी दे दिया, बी का कोऑर्डिनेट आपको बताना है और ये रेशियो भी दे दिया। उसी तरह से कोई भी एक क्वांटिटी अननोन कर देगा और बाकी 2 या 3 जो इन्फॉर्मेशंस हैं, बाकी के रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशंस दिए हुए होंगे, तो आपको सेक्शन फार्मूला का यूज़ करना है। चलिए अब हम चलते हैं एरिया फार्मूला के लिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग को देखना है स्टूडेंट्स। तो देखिए एरिया के लिए आपका ट्रायंगल का 3 कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा और हमें इस तीनों कोऑर्डिनेट्स की मदद से इसके अंदर का एरिया निकालना है। तो एरिया फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, आप बढ़िया से देखेंगे तो एक बार में आप लोग को याद हो जाएगा, और ऐसे इसका डेरिवेशन देखिएगा तो समझ में भी आ जाएगा बढ़िया से। देखिए 1/2 x1, तो यहाँ पे x1 लीजिएगा, इसका x1 लेते हैं तो आपको इसके y2 में से y3 को माइनस करना है। स्टूडेंट्स ये याद रखेंगे कि हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में होगा। साइक्लिक ऑर्डर मतलब कि पहले a फिर b फिर c, b c तो फिर a, c a तो फिर b, इस तरह से साइक्लिक, एक साइकिल के फॉर्म में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, आप इसको या तो क्लॉकवाइज जैसे भी ले आप आसानी से ले सकते हैं। तो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, और ठीक उसी तरह से जब हम लास्ट लिखेंगे x3 तो इंटू तो y1 माइनस y2, और ये मॉड, स्टूडेंट्स ये मॉड मैं इसलिए लगाया हूँ क्योंकि हो सकता है कि कोई क्लॉक वाइज ले रहे हैं, कोई एंटी क्लॉक वाइज ले रहे हैं, तो ये हो सकता है कि वैल्यू के अनुसार से ये नेगेटिव भी आ जाए। लेकिन नेगेटिव भी आएगा तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसको मॉडुलस इसलिए रखा गया कि उसको पॉजिटिव कर लेंगे, क्योंकि एरिया जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो अब बस यही याद रख लेंगे स्टूडेंट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये हुआ। आप यदि यहाँ पे चाहते हैं कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन में लें तो आप यहाँ पे इसको उल्टा कर लें, इसको उल्टा कर लें और इसको उल्टा कर लें, और यहाँ पे भी आप लोग चाहेंगे तो x1 के बाद x3 लिख सकते हैं और x1 फिर x2 की ओर जा सकते हैं, x1 के बाद x3 और तब जाकर यहाँ पर x2, मतलब कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना चाहते हैं। लेकिन यह इनफ है। अच्छा चलिए अब स्टूडेंट्स हम कोलिनियर की बात कर लें। तो देखिए जब 3 पॉइंट्स जो गिवन होगा वो कोलिनियर होगा। कोलिनियर का अर्थ हो गया कि कोई स्ट्रेट लाइन पर ही ये तीनों पॉइंट्स हैं। मान के चलिए कि ए बी सी तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर आएगा।
तो देखिए यदि हम ए बी को बी सी से और ए सी को ज्वाइन करेंगे तो इस तरह का ट्रायंगल हमारा बनने नहीं जा रहा है। जब ट्रायंगल नहीं बनेगा तो यानी कि इसका एरिया 0 आएगा, एक स्ट्रेट लाइन पर रह गया। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, कॉलिनियरिटी के लिए भी यही कंडीशन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0, कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी। एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा, इसका अर्थ है कि ये जो वैल्यू है ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये याद रखेंगे। तो इतना पे ही मैं विराम करता हूँ, और फिर इसका प्रूफ वगैरह भी मैं अगली वीडियो में स्टूडेंट्स के पूछे जाने पर मैं अवश्य ही बताऊँगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।